बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? बच्चों ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बहुत है बढ़िया। मुझे मालूम है आज तो आप बढ़िया बोलोगी। मेटेरियल का कंसेप्ट खत्म होना है। आपने बोलना ही है बढ़िया, और क्या है। कोई चैप्टर है मटेरियल? कुछ नहीं। उसमें किया क्या आपने? लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। फिर हम आगे थे ईओ क्यू निकालने पर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टू ए ओ डिवाइड बाई सी सारे का रूट। और फिर आपको मैंने बताया सी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ए में क्या प्रॉब्लम आ सकती है ही क्या उसके अंदर। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूं, आप बोलो हाँ। मैं आपको ईओ क्यू जो सिखाया है ना, उसी पे ही बात रखना चाहता हूं जो ईओ क्यू सिखाया है। बोलो सर बात रखो। तो बोलो ना को सर बात रखो, टेंशन मत लो आप। मैं ईओ क्यू पे ही बात रखूं। एक आसान सी, सीधी सादी सी, प्यारी सी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने कल बताया था आपको, अगर डिस्काउंट मिल गया तो कैरिंग कॉस्ट पे इफेक्ट होगा? पक्का? बस बेटे, आज लग रहा है तुम पढ़ के आए हो। वैसे नॉर्मली फील होता नहीं, तुम पढ़ के आते हो, आज फील हो रहा है। बताओ क्यों? आपने जवाब दे दिया जो मैंने पूछा था। आपको मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूं, वही डिस्काउंट वाली बात है, चेक कर रहा हूं, पुराना ही रिवाइज करवा रहा हूं, चेक कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 6। क्या बताऊं सीए साहब मैं आपको। एनुअल कंजम्पशन 16,000 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन 16,000 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन 16,000 यूनिट्स। परचेज प्राइस 100 रुपए। परचेज प्राइस 100 रुपए। कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम। आगे ऑर्डरिंग कॉस्ट यार एक काम करो, 2.5 लाख का रूट निकालना एक बार। 500। मैं इसको करता हूं 2500 यूनिट। 2500 यूनिट और ये 100 रुपए। 100 रुपये होगी ना? 2500 × 100 कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया, 2 से तो मल्टीप्लाई होना है अभी। चलो जो भी होगा निकल जाएगी, पॉइंट में निकलेगा, निकाल लेंगे यार। ऑर्डिंग 100 रुपए पर ऑर्डर। कैलकुलेट ईओ क्यू। पहला पॉइंट तो मेरा यही है आपसे कि ईओ क्यू कैलकुलेट करें। फिर मैं एक दूसरा पॉइंट बनाऊंगा और एक तीसरा पॉइंट बनाऊंगा। और ये करने के बाद मेरा काफी हद तक काम स्टार्ट हो जाएगा। किया था हमने ये ईओ क्यू, मैं आज कोई नया नहीं करवाने वाला आपको। बताओ ईओ क्यू क्या था? 2AO डिवाइड बाई सी सारे का रूट। टू कितना है? टू में कोई चेंज तो होगा नहीं। एनुअल कंजम्पशन 2500। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 100 का 10%, यही होगा ना परचेज प्राइस का 10%। 10 रुपए। मुझे बताओ कितनी यूनिट्स आ गई? रूट जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 2 टू 4। यार मैं ना कुछ करना चाहता था, क्या आप मुझे ऐसा कोई ऐसी अमाउंट बता सकते हो रूट सेम आ जाए? आप कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ के वहां पर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट को चेंज करूं? किसकी जगह?
₹5 नहीं करना, ₹200 कर दूं। आप देखो अगर ₹200 करने से निकलता मैं 200 कर दूंगा। क्या एनुअल कंजम्पशन 2000 का तो फिर हो जाएगा। एनुअल कंजम्पशन 2000 कर लो। चलो अब बता दो कितना आ गया। कितना? 400 यूनिट्स। आपको एक ऑर्डर में 400 यूनिट्स मंगवानी होंगी, 400 यूनिट्स मंगवानी होंगी पर ऑर्डर। यार अब ये गलत बात है यार, ये तो ऐसे तो मैं तुम्हें मारूंगा यार, सुबह सुबह गुस्सा दिला रहे हो। 200 यूनिट्स एक ऑर्डर में मंगवानी होंगी। अब इफ 200 यूनिट मतलब 10 ऑर्डर हो गए। इफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं इज 5 और, ये 5 मतलब ऐसे मत लिखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इफ क्वांटिटी ने ऑर्डर $400 और 200, then which proposal is better? Which proposal is better? Compare with first. Compare with first. आप पहले से उसे कंपेयर करके बताएं। कोई डाउट बच्चे किसी को? बोलो यार। चलो आओ, मैं पहले से तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना मेरा, अब मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं, पहले से कंपेयर करके बता रहा हूं कि भाई साहब क्या होगा। क्या चीज? कहा 200 ले लिया? 400 और 100 था, वो मजाक हो गया मुझसे। 400 और 100 है। अगर मैं एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगवाऊं? 400 और 200 और 100। तो आप सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट बताएं मुझे, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालो बच्चों? जल्दी बोलो। कितनी एनुअल कंजम्पशन? डिवाइड बाय 400 इंटू ₹100 पर ऑर्डर। कितने रुपए आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट? ₹500। इधर ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 कितनी आ गई बच्चों? 1000। इधर 2000 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 2000। अब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ध्यान है कैरिंग कॉस्ट का कुछ? कैसे निकलती थी कैरिंग कॉस्ट? जरा ध्यान करो एक बार, प्रभु का नाम लेकर। कैसे निकलती थी? एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कोई डाउट बच्चे किसी को? कितना आ गया कैरिंग कॉस्ट? 0 + 400 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 100 का 10%, 10 कितनी हो गई? 2000। इधर बताओ कितनी आएगी? 0 + 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 1000। हमेशा कम यहीं पर ही आएगी। 0 + 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 इंटू 10 था 500। तो आपके पास यहां पर टोटल आ गई 2500, यहां पर आ गई 2000 और यहां पर आ गई 2500। मैं कुछ बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझना। अभी कुछ बात बतानी है मुझे, हमारे यहीं पहले समझा दूं फिर बताता हूं, ठीक है? आप मेरी बात समझो बच्चों। दो तरह की कॉस्ट होती है। एक कॉस्ट होती है रेलिवेंट कॉस्ट, एक कॉस्ट होती है इररेलिवेंट कॉस्ट। कौन कौन सी दो तरह की होती है? रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट होती है। कौन कौन सी? रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट।
मैं पहले आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं यहां खड़ा हूं बेटे, कौन है ये? बोलो ना कौन है ये? रुको, थोड़ा इंजॉयमेंट, तभी समझ में आएगा। ये कौन है बेटे? नीरज। और यहां एक और खड़ा है व्यक्ति, कौन है ये? मुस्कान। यहां एक व्यक्ति और खड़ा है बेटे, इसे नहीं जानते तुम, कोई और है, जरूरी थोड़ा ना सबको जानोगे, तो कोई और है ये। तो आप बेटे नीरज को मार्कर खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं? मार्कर। मार्कर समझते हो ना यार, मार्कर ये खरीदना है। अब मुस्कान की शॉप है मार्कर्स की, मार्कर की शॉप है। और ये राजू, राजू की भी मार्कर की शॉप है, ठीक है। मुस्कान की भी मार्कर की शॉप है, राजू की भी मार्कर की शॉप है, और नीरज को मार्कर खरीदने हैं। बेटे वो इधर जाएगा, 10 रुपए का मार्कर, इधर जाएगा तो भी 10 रुपए का मार्कर। बताओ नीरज किधर जाएगा? कैसी बातें करते? 10 रुपए का मार्कर, जहां मर्जी जाऊं, जरूरी तो ना मुस्कान से मार्कर खरीदूंगा मैं। बोलो बोलो बच्चों, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, मार्कर जहां से मर्जी खरीदूं। लेकिन मैं अगर इसके पास जाता हूं तो 2 रुपए का पेट्रोल लगता है जाने के लिए। लेकिन अगर मैं इसके पास जाता हूं, 1 रुपए का पेट्रोल लगता है। तो बताओ नीरज कहां जाएगा? क्यों बेटे? अच्छा, क्या मेरा यहां पे खर्चा बस 1 रुपया ही होगा? आपने 10 रुपए को देख के बोला है कि 1 रुपए को देख के बोला है? आदि हमने मुस्कान को देखकर बोला है। मूर्खो, आप 10 रुपए को देख के बोला है आपने, या 1 रुपए को देख के बोला है? 1 रुपए को देख के बोला है, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे, अच्छा वैसे मुझे कॉस्ट 1 रुपए ही पड़ेगी? नहीं, कॉस्ट तो 11 रुपए पड़ेगी भाई साहब आपको। दैट इज इररेलीवेंट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है ये? इररेलीवेंट, जो डिसीजन मेकर में डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं करती, वो इधर चले या इधर चले सेम है। और पेट्रोल इज रेलिवेंट कॉस्ट इन दिस केस, जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को अफेक्ट करती है। और टोटल कॉस्ट रेलिवेंट प्लस इररेलीवेंट। रेलिवेंट इनरेलीवेंट तो डिसीजन के लिए देखी जाती है कि कौन सी आपके लिए रेलिवेंट है, कौन सी रेलिवेंट नहीं है। अगर ऐसी कोई कॉस्ट जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इफेक्ट करेगी, दो केसेस में अलग अलग होगी, दैट इज माई रेलिवेंट कॉस्ट। और जो दो केसेस में अलग अलग नहीं होगी, दैट इज माई इररेलीवेंट कॉस्ट। मैं बताना यही चाहता था यहां पर। क्या मेरी मर्जी बताई क्यों है? बताओ, ये भी जबरदस्ती है मेरे साथ? हाँ मर्जी मेरी। मुझे एक बात बताओ, मैं 400 यूनिट मंगवाऊं, मैं 200 यूनिट मंगवाऊं, मैं 100 यूनिट मंगवाऊं, एक कॉस्ट होती है परचेज कॉस्ट, खरीदने की कॉस्ट तो लगेगी ना आपकी। मैं परचेज कॉस्ट भी निकालता हूं, एक बार मुझे बताओ। परचेज कॉस्ट कितनी होगी? एनुअल कंजम्पशन आपने जो भी साल भर में मंगवानी है, इनटू परचेज प्राइस। हीरे हो आपको पहले से आता है, जल्दी बताओ एनुअल कंजम्पशन कैसे निकलेगी? तो बोलो, वो दी हुई है और कैसे निकलेगी? और क्योंकि घर पे थोड़ा जाएंगे मेरे। 2000 इंटू 100 कितने रुपए होगी? 2 लाख। यहां पे कितनी होगी? 2 लाख। यहां पर कितनी होगी? 2 लाख। मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 2,02,500, 2,02,000, 2,02,500। ओ नो, ये क्या हो गया? दोनों तरफ 500 आ गया। ये कोई मेरे जादू नहीं किया, ये तो ऐसे भावनाओं से आ गया अपने आप ही। वो क्या बोलते हैं उसको? बाय चांस, अनदक्की। आप पहले में कहोगे, मेरी बात समझ में आ गई?
मुझे ये बताओ आपको एक बार में कितने यूनिट्स मंगवानी चाहिए, ये आप किसको देख के डिसीजन ले रहे हैं? 2000 को पति टोटल को, या 2500, 2000, 2500 को? डेट इज रेलिवेंट कोस्ट। ये क्या है? रेलिवेंट कोस्ट। और परचेज क्या है? इररेलिवेंट कोस्ट। और रेलिवेंट प्लस एलिवेंट जोड़ के क्या है? टोटल कोस्ट। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो बच्चों, पक्का? तो रेलिवेंट प्लस इररेलिवेंट जोड़ दूं तो टोटल कॉस्ट बनती है। रेलिवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकर के डिसीजन को अफेक्ट करती है, इररेलिवेंट कॉस्ट नहीं करती। अच्छा, कई लोग पता क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को जोड़ दो, रेलिवेंट कॉस्ट बनती है। मटेरियल वाले चैप्टर में ऐसा बोलते हो। वो डिसीजन मेकर के लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत है ये। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, परचेज भी रेलिवेंट बन जाएगी। आओ कैसे सर, कैसे? यहां तक समझ में आई आपको? इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ये वाला जो चल रहा है इस वक्त, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त। मैंने अभी तक एक ही बात सिखाई है आपको, रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट, और परचेज कॉस्ट भी निकालनी बता दी। इफ क्वांटिटी इन ऑर्डर 1000, then 5% डिस्काउंट इज अवेलेबल। %5 के डिस्काउंट मिल सकता है। और इफ 750 यूनिट्स, नहीं 2000 है ना, 500 यूनिट्स in a order, then 2% discount available। अगर मैं 1000 यूनिट्स एक ऑर्डर में मंगवा लूं तो बल्क में मंगवा रहा हूं ना, मुझे 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। और अगर मैं 500 मंगवा रहा हूं एक बार में तो मुझे 2%। और अगर मैं इससे कम ज्यादा मंगवाऊं फिर देते ही नहीं। तो मतलब मैं ईओक्यू तो मैंने कितना मंगवाना है? 200। ईओक्यू के बेस पे तो डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं। वो गधो बोलो, तब बताओ विच प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। ईओक्यू में 200 मंगवा रहा हूं ना मैं, उसने कहा जी बल्क में मंगाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा। उसने बताया 1000 मंगवाओगे तो 5%, 500 मंगवाओगे तो 2% का डिस्काउंट है। तो इससे कम मंगवाओगे तो डिस्काउंट नहीं होगा। तब बताओ कौन सा प्रपोजल आप चूज करोगे? आओ चेक करिए। अगर मैं 1000 यूनिट्स एक टाइम में मंगवाता हूं, अगर मैं 500 यूनिट्स एक टाइम में मंगवाता हूं, या मैं ईओक्यू वाली 200 यूनिट्स एक बार में मंगवाता हूं, यही है ना? तो आप मुझे बताएं पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाले जाएंगे? 2000 डिवाइड बाय 1000 इंटू कितने रुपए एक ऑर्डर की कॉस्ट थी? 100। बच्चों मुश्किल तो नहीं है ना यार? हाँ जी सीए साहब, कुछ ऐसा लग रहा है बड़ा टफ काम है? कितना आ गया? 200 रुपए कैरिंग कॉस्ट। एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। 0 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2 एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? हाँ, आधे तो यही गलती कर जाते हैं मूर्खों की तरह। पता क्या बोलते हैं? 100 रुपए का परचेज प्राइस, उसका 10% 10 रुपए। अब 100 रुपए का परचेज प्राइस रहा कहां? 100 माइनस 5%, 95 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया है। इसका 10% 9.5 पर यूनिट है। सबसे बड़ी गलती तो यहीं करके जाते हैं बच्चे। समझ में आई आपको मेरी बात? मैंने आपको बताया था अगर डिस्काउंट आ गया तो कैरी कॉस्ट बदलेगी भाई साहब। कितना आया? 4, 5,
4750। क्या अब परचेज कॉस्ट भी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी डिसीजन मेकिंग के लिए? हाँ, हर केस में अलग है वो। पहले वाले केस में 95 होगी, इस केस में कुछ और है, इस केस में कुछ और है, तो परचेज कॉस्ट भी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। परचेज कॉस्ट एनुअल कंजम्पशन इनटू परचेज प्राइस 2000 इंटू 95 कितना आ गया बच्चों? 1,19 के 90 ये हो गई। टोटल कितना आ गया? टोटल जल्द से जल्द बताएं। 1,94,250 950। मेरे को लगता है वो बदलना पड़ता होगा, पेन उठाना पड़ता होगा शायद लिखने के लिए। चलो आगे। इसके बाद अब ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ। 2000 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 ऑर्डरिंग कॉस्ट 400। कैरिंग कॉस्ट 0 प्लस 500 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट बताओ आप मुझे। 100 माइनस 2%, इसका 10%, 9.8 कितना आ गया? अब 2000 इंटू 98 कितना आ गया बच्चा आपके पास? 2000 इंटू 98 1,96,000। टोटल टोटल कितना हुआ है? 1,98,850। कोई डाउट किसी को बच्चों? अब आगे चलेंगे। अगर मैं 200 यूनिट्स मंगवाऊं तो क्या होगा? 2000 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 1000। कैरिंग कॉस्ट 0 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 1000। यहां पर 2000 इंटू 100 16। मुझे ये बताओ क्या यहां पर परचेज कॉस्ट को इररेलेवेंट कॉस्ट बोल दूं? इररेलेवेंट नहीं है, अब ये रेलिवेंट है। अब ये डिसीजन मेकर के डिसीजन को अफेक्ट करती है। दो केसेस में अलग अलग है। चले आगे। 2 लाख। विच प्रपोजल इज बेटर? 1000 यूनिट एट ए टाइम, स्टोरेज भी एक्स्ट्रा पड़ चुकी है, सब कुछ डिस्काउंट इतना मिल चुका आपको। हाँ जी, किस किस को पहले मेरी ये वाली बात समझ में आ गई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी सारी आज की। पक्का? अब मुझे पता है आप क्या कहेंगे। सर आपने जो लिखवाया है ना, अभी तक कुछ खास लिखवाया नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं लिखवाया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखवाई है, बात खत्म। सर एक बार ये लिखवाओ, रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट। लो बेटे लिखो, इसमें क्या था? रेलिवेंट कॉस्ट, कॉस्ट विच इफेक्ट, इफेक्ट लिखो, इफेक्ट लिखो, अफेक्ट ना, अफेक्ट। मैं शायद, मैं इंग्लिश आती नहीं मुझे, क्या कॉस्ट विच अफेक्ट द डिसीजन ऑफ डिसीजन मेकर, cost which affect the decision of decision maker। ठीक है? this cost different in two options। ये cost different होती है दो ऑप्शंस में। आगे लिखेंगे, in material chapter normally
ये मेरा अपनी वर्डिंग है नॉर्मली। यहां से ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर रेलिवेंट कॉस्ट if relevant cost एंड लिख दो यहां पर, एंड परचेज इज इरेलीवेंट कॉस्ट एंड नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट आर रेलिवेंट कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट इज irrelevant cost if discount on purchase is available then purchase cost also relevant costs। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? जो मैंने ये वाली लाइन लिखवाई, ये तो मैंने आपकी वजह से जनरल नॉलेज के लिए लिखवाई कि मटेरियल चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट होती हैं और परचेज रेलिवेंट होती है, लेकिन अगर स्पेशली डिस्काउंट आ जाए तो परचेज कॉस्ट भी रेलिवेंट बन सकती है। बोलो बच्चों हाँ। दिस कॉस्ट डिफरेंट इन टू ऑप्शंस। रेलिवेंट कॉस्ट दो ऑप्शन में अलग अलग होती है। पेट्रोल लेने के दोनों जगह अलग अलग कॉस्ट है। जहां पे ऑप्शन ही नहीं होंगे वहां तो रेलिवेंट इररेलिवेंट का मतलब ही नहीं है। तो भाई साहब डिसीजन मेकिंग में हमें सिर्फ उन बातों पे ध्यान देना होता है जो अलग अलग होती है। इररेलिवेंट कॉस्ट, irrelevant costs, cost which not affect the decision of decision maker. This cost same in two options. ये कोस्ट सेम होती है दो ऑप्शंस के अंदर। कोई डाउट बच्चों किसी को? आगे लिखेंगे इसके बाद टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेलिवेंट कॉस्ट प्लस इररेलिवेंट कॉस्ट। अगर कहीं डिसीजन लेना हो वहां टोटल कॉस्ट निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेलिवेंट को देखो, इररेलिवेंट को छोड़ते चले जाओ। डिसीजन ही तो लेना है। चलो बच्चों आगे, कोई डाउट किसी को? तो मैंने अभी तक जो बात बताई एक और बात बता दी आपको, रेलिवेंट और इररेलिवेंट, जिसे मैंने डिस्काउंट के जरिए एग्जांपल लेने की भी कोशिश की। आपको समझ में आया एग्जांपल? और इससे आप में क्लैरिटी भी आ गई होगी रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट के बारे में। कोई पूछना चाहता है और इसके बारे में रेलिवेंट इररेलिवेंट में? ऐसे करके देखना पड़ता है भाई, और जायज बात। और ना कोई फॉर्मूला कोई भगवान थोड़ी सीधा माइंड में सोच लूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलो यहां तक की बात हो गई। तो आपने ये बातें लिख ली, तो अब मैं आपको अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं बच्चे, और कंट्रोल टेक्निक्स की बात करने वाला हूं। मैं आपसे आज बड़ी मतलब हमने अभी कंट्रोल की टेक्निक सीख रहे हैं। मैंने दो ही बातें सिखानी है आपको इस चैप्टर में। मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती है, जैसे लेबर में सीखा था हमने, लेबर की कॉस्ट कैसे निकलती थी। आपने कहा सर वेजेस पीएफ ईएसआई सब जोड़ लो तो लेबर की कॉस्ट निकल जाती है। यही कहा था ना। मैंने कहा इफेक्टिव आर रेट कैसे निकालते थे आप? आपने कहा आर में से नॉर्मल आइडल टाइम लेस करो, वो इफेक्टिव आर होता है। जब भी कभी चैप्टर कहीं भी करेंगे हम कॉस्ट कैलकुलेट करने बैठेंगे तो लेबर का वो रेट लेंगे। बस यही चैप्टर था वो। मेन तो वो इसी काम के लिए बना हुआ था कि आपको लेबर का रेट निकालना आ जाए।
फिर उसमें जानबूझ के पंगे लेने शुरू कर दिए उन्होंने। आइडल टाइम क्या होता है, लेबर कोस्ट को कैसे बचा सकते हैं, तो आपने कहा हाल से लगा लो, रोवन लगा लो, कोस्ट बच जाएगी। दो ही बातें हैं बस चैप्टर में, लेबर की कोस्ट निकलती कैसे है जो आगे हर जगह यूज होगी, प्लस कोस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं लेबर में। मटेरियल में भी यही बातें हैं, मटेरियल की कोस्ट कैसे निकलती है एक मुद्दा, कंट्रोल कैसे करते हैं। मैंने कोस्ट निकालना भी आपको नहीं सिखाया, मैंने आपको कंट्रोल करना सिखा रहा हूं। मैं कहा लेवल सेट रखो, ध्यान से सामान मंगवाओ, ईओ क्यू देखो, ऑर्डरिंग कोस्ट देखो, कैरिंग कोस्ट देखो, ये बातें कर रहा हूं मैं आपको। एक वर्ड होता है स्टॉक आउट कोस्ट। स्टॉक आउट कोस्ट, आपकी दुकान में सामान ना हो, कस्टमर खाली चला जाए, मतलब मैं कहना ये चाहता हूं, ध्यान से समझो एक बार। ये मेरी शॉप है, मैं इसमें 10 पेन रखता हूं और ऑर्डर दे देता हूं कि भाई साहब सामान आ जाए, सामान मतलब मंगवाता हूं सामान, सामान आने में टाइम लगता है, तब तक कस्टमर आता है मेरे पास। अगर 10 पेनों के लिए आया तो मैं बेच ही दूंगा, मान लो 15 पेनों के लिए आया और मैं मान के चल रहा हूं वो 10 ले जाएगा। भाई कई बार तो 10 भी नहीं लेता, ऐसा हो सकता है, वो कहेगा भाई भाई साहब 15 चाहिए मुझे, आया तो दे, तेरी तो रहने दे, किसी और दुकान से ले लूंगा। और कई बार हो गया चल 10 दे दे, 5 कहीं और से फिर ले लूंगा। तो मेरे 5 पेन जो मैं ना बेच पाया, उस पर मेरे प्रॉफिट का लॉस होगा, उससे मेरा प्रॉफिट लॉस होगा, हाँ या ना। और हाँ अगर 15 रखूंगा तो इसकी कैरिंग कॉस्ट भी होगी, हाँ या ना। तो मुझे देखना है, अगर मैं 15 अपने पास रख लूं तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, मेरी कैरिंग कॉस्ट क्या पड़ेगी, मुझे क्या खर्चा आएगा या फायदा होगा। अगर मैं 10 रखता हूं, कितने कस्टमर जाएंगे जो मुझे लॉस होगा, कितना मेरा रखने का खर्चा आएगा, तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे अपने पास कितना सामान रखना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक। मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें यही डिस्कशन करता हूं आपके साथ सिंपली, कि सेफ्टी स्टॉक कैसे सोचना चाहिए हमें अपने पास रखना है। मेरा अगला मोटिव शुरू हो गया स्टॉक आउट कोस्ट समझाना, अब आपको स्टॉक आउट कोस्ट के बारे में समझाना, कंट्रोल की एक टेक्निक का पार्ट और बना रहा हूं। कंट्रोल की कोई एक टेक्निक नहीं है, हजारों टेक्निक है। आपको एक आदमी कहेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के रखो, मैं जैसे एक स्टॉक आउट कोस्ट बता रहा हूं ना, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। लोग कहेंगे अपने पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के रखो, अभी समझाऊंगा इससे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे अपने पास जो सामान रखते हो ना उसका एबीसी एनालिसिस करके रखो। मैंने कहा जी ये क्या, कहते ऑलवेज बेटर कंट्रोल। कोई कहता है ऐसे जी अपने पास ना हाई मीडियम लो वैल्यू के हिसाब से रखो। ऐसी बड़ी सारी टेक्निक्स है जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिस्कस करूंगा, और है एक एक 2-2 मिनट की सारी टेक्निक्स, आती भी हैं आपको, सिर्फ बतानी है मैंने कि ये टेक्निक्स है। तो मैं पहले जो टफ वाली टेक्निक्स है वो सब डिस्कस कर रहा हूं। मैं कौन सी टेक्निक डिस्कस कर रहा हूं आपसे, स्टॉक आउट कोस्ट, मतलब मेरी स्टॉक आउट कोस्ट कितनी पड़ती है, मेरा खर्चा कितना पड़ता है रखने का, तो मुझे उस हिसाब से भी सोच लेना चाहिए मुझे अपने पास कितना सामान रखना चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए डिस्कशन करता हूं। देखिए हमारी ना पेन बनाने की फैक्ट्री लगा लूं, पेन बनाने की फैक्ट्री लगा लूं यार, इसमें क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल लिखो आप, आपको ऐसा समझाता रहूंगा। एग्जाम्पल 7, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड ए पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हमारा पेन 1000 रुपए का है, पर ये सोच लेना महंगा पेन है, छुटके मुटके पेन नहीं बना रहे हम। और अगर हमारे पास एक पेन पर कमाई 150 रुपए की है, एक पेन पर अर्निंग सीधी बता रहा हूं, अर्निंग पर पेन 100 रुपए,
और एक पेन को रखने के 50 रुपए खर्चा है। 50 रुपए खर्चा समझो आप, मतलब क्या होता है। आज सोच के देखो, आराम से सोच रहा है, 50 रुपए खर्चा क्या बोलता हूं। ये पेन है, 1000 रुपए का आता है, मैं 1000 रुपए के लेके आऊंगा ना, अपनी शॉप पे सजा के रखूंगा। मेरे तो पैसे लग गए ना, मेरा तो पैसे का ब्याज होगा ही। डेट इज कैरिंग कॉस्ट। भाई 10 रुपए ब्याज है, मेरे तो 1000 रुपए फंसे पड़े, 10 रुपए तो ब्याज ही लगी। फिर इसको दुकान में रखा, इसकी देख रेख करी, एक आदमी को छोड़ा, वो साफ सफाई करता रहता है इसकी रोज। तो मेरे तो कैरिंग कॉस्ट में खर्चे होते हैं। और 10 पेन मंगवाता तो एक खराब भी हो जाता है, ये भी मेरी कैरिंग कॉस्ट है, रखने की लागत है, नहीं तो मैं ताजा लाके ताजा बेचता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं वही बता रहा हूं, मेरे एक्सपेंसेस टू होल्ड ए पेन ₹50। अगर मैं एक पेन को रखता हूं तो मेरा 50 रुपए खर्चा आ जाता है। हमारे यहाँ पे मैनेजर है मुस्कान, जो हमें कुछ बता रही है। अब कह रही है देखो ऐसा है कि हम पेन तो बनाते ही हैं, एक पेन पर 150 रुपए 100 रुपए की कमाई है। 150 की करनी थी, चलो छोड़, 100 की 150 की करता हूं। एक पेन पर 150 रुपए की कमाई है और 50 रुपए रखने का खर्चा आता है हमारा। मुस्कान मुझे पिछली बार के बारे में बताती कि पिछली बार कैसा हुआ था। मुस्कान, गिव सम इंफॉर्मेशन इन लास्ट ईयर। यस, लास्ट। मुस्कान मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देती है लास्ट ईयर में। कहती लास्ट ईयर को मैंने पूरा एनालाइज किया है। मैंने कहा अच्छा। कहती लास्ट ईयर में 100 पेन मांगने के लिए आदमी आए थे, ऐसा 2 बार। जब हमारे पास सामान नहीं होता, ऐसी उम्मीद रहती है कि 100 पेन मांगने आते हैं 2 बार आदमी, मतलब 2 चांसेस हैं कि 100 पेन मांगने आएंगे। मैंने कहा अच्छा। कहती 80 पेन मांगने आते हैं, ऐसे 5 चांसेस हैं। 50 पेन मांगने आते हैं, ऐसे 10 चांसेस है। 20 पेन मांगने आते हैं, ऐसे 20 चांसेस है। 10 पेन मांगने आते हैं, ऐसे 30 चांसेस है। और 0 पेन मांगने आते हैं, मतलब कोई कस्टमर दुकान पर नहीं आता, ऐसे 33 चांसेस है। देखना पूरे 100 चांसेस हो गए। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ये टोटल 100 की। पहले आप इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है। मुस्कान क्या कह क्या रही है। वो कहती है देखो, हम एक पेन से 150 रुपए कमाते हैं, 50 रुपए रखने का खर्चा आता है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है। कहती एक दिक्कत है, जब तक हमारा ऑर्डर आता है तब तक अगर हमारा एक भी कस्टमर खाली चला गया तो 150 रुपए का नुकसान होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। मैं कहा पर एक बात और सोच ले, अगर रखते हैं हम तो 50 रुपए पर पेन का खर्चा भी आता है। कहते कितना सामान रखे। मैंने कहा देख लेते नुकसान ना हो हमें। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ एनालाइज कर लेते हैं। कहती पिछली बार ऐसा हुआ, जब तक सामान आया था ना, पिछली बार चांसेस है कि 100 कस्टमर के, अगर 100 कस्टमर होंगे मार्केट में, तो चांसेस है 2 बार हमारे पास आएंगे कि 100 पेन दे दो। तो अगर हमारे पास 100 पेन पड़े होंगे तो हम 100 इंटू 150 रुपए कमा जाएंगे, एक कस्टमर को भी खाली नहीं छोड़ेंगे। बोलो। लेकिन 100 इंटू 50 इतने पेन लगने का खर्चा भी होगा। अगर हम 80 रखते हैं तो जो 100 वाला कस्टमर आएगा उसको 80 दे पाएंगे, वो खाली जाएगा 20 पेन। लेकिन ऐसे चांसेस 2 ही हैं। बोलो यार, पक्का? कहती है अगर हम 50 पेन अपने पास रखें तो 100 वाला कस्टमर आएगा जो 2 बार खाली जा सकता है, 2 चांसेस हैं ऐसे। 80 वाला कस्टमर आएगा, वो 5 चांसेस हैं। और 50 वाला आएगा तो खैर हम दे ही देंगे पेन।
ऐसे अगर हम 0 पेन रखें अपने पास, 100 वाले के चांसेस है 2 बार आने के, खाली। 80 वाले के चांसेस है 5 बार आने के, खाली। 50 वाले के चांसेस है 10 बार आने के, वो भी खाली जाएगा। 20 पेन मांगने आएंगे 20 बार, खाली जाएंगे। 10 पेन मांगने आएंगे 30 बार, खाली जाएंगे। हमारे पास तो पेन ही नहीं होंगे। बात समझ आई? तो हमारा प्रॉफिट तो लॉस होगा, पर स्टॉक को रखने की लागत नहीं होगी। 50 रुपए खर्चा नहीं होगा हमारा पर पेन। यार एक पेन को रखने का 50 रुपए खर्चा होता है ना, लेकिन प्रॉफिट का नुकसान तो होगा ना, कस्टमर आके खाली जाएंगे। भाई मैं थोड़ी देर में बेवकूफी वाली बात में थोड़ी देर रुकना चाहता हूं। और मैं दोनों बैठे हैं, हमने कहा एक पेन बेचकर हम 150 रुपए कमाते हैं, और इस पेन को हमारे पास रखने का खर्चा 50 रुपए। अगर हम पेन को नहीं रखेंगे तो 50 रुपए तो बच जाएंगे मेरे, लेकिन 150 रुपए का घाटा हो जाएगा। पेन बिकेगा नहीं तो 150 घाटा हो जाएगा, लेकिन 50 रुपए बच जाएंगे। ठीक। दूसरी बात, अगर मैं पेन को रखता हूं तो 150 रुपए की बचत आएगी, 50 रुपए खर्चा होगा, मतलब नेट मुझे 100 रुपए ही बच पाएंगे, आप ये कह सकते हो। बाकी डिस्कशन बाद में करूंगा, अभी बोलना चाहता नहीं था ये बात। आप मुझे बताओ सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक, और मेरे साथ साथ सोल्यूशन करते हैं, मेरे साथ साथ बातों को समझेंगे और डिस्कशन होगा। अगर मैं 100 पेन अपने पास रखूं, सोच के देखो, मैं 100 पेन अपने पास रख लूं, मैंने 100 पेन अपने पास रख, कस्टमर कोई खाली जाएगा अपने पास रख, खाली जाने वाला है, खाली जाएगी, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई डाउट? और मैं थोड़ा इसको बड़ा ही कर लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। कोई कस्टमर खाली नहीं जाने वाला, का नुकसान होने वाला है, स्टॉक आउट कॉस्ट। अब आगे इसके बाद मेरे पास एक कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी मुझे, कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कैरिंग कॉस्ट 100 पेन 50 रुपए का रखने का, एक को पेन को है 5,000 रुपए मेरी कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी, खर्चा पड़ेगा मुझे। टोटल कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट तो है नहीं, नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, 5,000 रुपए बस कैरिंग कॉस्ट पड़ी है, तो मेरी टोटल कॉस्ट 5,000 रुपए पड़ेगी अगर मैं 100 पेन अपने पास रखता हूं। आराम से सोचना जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। तो क्या कोई कस्टमर खाली जाएगा? हाँ, जो 100 वाला आदमी है मैं उसको दे ना पाऊंगा, बिल्टी 100 में से, 100 में से 2 बार है, 2% की प्रोबेबिलिटी है ऐसी, आराम से ऐसी 2% प्रोबेबिलिटी है सिर्फ, कि 20 यूनिट में बेच ना पाऊंगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी 2 बार है। हो सकता है, आइडिया है ये। पॉइंट 4, एक बार कस्टमर है तो 150 रुपए नुकसान होता है, तो 0.4 कस्टमर खाली जाएगा। ₹60 का तो मेरा नुकसान होगा प्रॉफिट का। मैंने 80 पेन रखे, और 80 पेनों को रखने के लिए 4,000 रुपए देने पड़ेंगे मुझे, कैरिंग कॉस्ट मेरी बच जानी है, हाँ या ना? भाई मैं 80 पेन रखूं तो ₹60 का नुकसान मेरा, और 4,000 रुपए रखने के, टोटल हो गया 4,060 रुपए। आराम से सोच लो, कोई मैं कह रहा हूं, फिर मैं तो कोई क्वेश्चन थोड़ी ना करा रहा हूं यार, सोचने की बात कह रहा हूं, थोड़ा और अगला तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये लो 50 पेन रखो,
कस्टमर खाली जाएगा। हाँ, पहले तो 100 वाला कस्टमर आएगा, मैं 50 उसको बेच दूंगा। सौ में से 2% चांसेस ऐसे हैं। और फिर 80 वाला आएगा, 50 बेच दूंगा, 30 में उसको बेच ना पाऊंगा मैं। और ऐसे चांसेस है ना, चला जाएगा, चांसेस है ये जाएंगे। होगा जो मेरे कस्टमर आके खाली जाएंगे, एक पेन से कमा सकता हूं। 3,375। और इधर मैं 50 पेन रखूंगा, 50 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए खर्चा होगा, तो 2875 रुपए खर्च रखूं मैं इतने पेन अपने पास कि मुझे कम से कम। तो कस्टमर ने आना नहीं है, 100 वालों ने आ भी गए तो 2% चांस भेज दूंगा ना खाली, ठीक है। और मान लो 80 वाला आ भी गया, 5% सारे चांसेस है उसके आने के। बोलो कैसे मल्टीप्लाई करते थे आपको अगर ध्यान हो तो। क्या क्या मतलब दिनों के बाद क्या होगा, 100 वाला आदमी आएगा, नहीं दे पाऊंगा, 80 वाला आएगा, वाला आएगा, उसको नहीं दे पाऊंगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 1.6, 3 रही, 3 दोनों, 7.6 इंटू 150, ₹1,000 के कॉस्ट पड़ेगी। 50 के हिसाब से 1,000 रुपए रखने के तो 2,140 रुपए 100 पेन रख के वेस्टेज है, 100 पेन रख के घाटा ही है हमें तो। अच्छा, 20 पेन रखने से क्या होगा जल्दी बताना। 100 वाला कस्टमर आएगा, 20 ले जाएगा, 80 का घाटा होगा, ऐसे चांसेस दो है, उस हिसाब से कितना घाटा होगा। 80 वाला आएगा, 20 पेन ले जाएगा, 60 का घाटा कर जाएगा, 60 पेन उसके चांसेस 0.5% है, उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो लगभग आइडिया 3 यूनिट का होगा, ऐसा चांसेस है। और अगर मान लो 50 वाला आ गया, मैं 20 दे दूंगा, 30 रह जाएगी, और उसके चांसेस 10% है। अब अगर मैं कितने पेन रखूं, अब सोच के बताना 10 पेन, बोलना कैसे बोलोगे। 100 वाला व्यक्ति आएगा, 10 पेन ले जाएगा, 90 पेन चांसेस है कि हम उसे नहीं बेच पाएंगे, तो ऐसा चांसेस तो बहुत कम है हमारे। फिर 80 वाला आएगा, 10 पेन ले जाएगा, 70 पेन रह जाएंगे, ऐसे चांसेस। इसके बाद 50 वाला आएगा, 10 पेन ले जाएगा, 40 के चांसेस 10%। 20 वाला आएगा, 10 पेन ले जाएगा, 10 पेन के चांसेस 30% है। तो 1.8, 3.5, 4, 3, 7 3 10 11, 12, 12.3 इंटू 150, इतने रुपए का प्रॉफिट लॉस होगा, इतने रुपए का प्रॉफिट लॉस होगा। 1845, और रखने की लागत 500 रुपए, 2345। 20 पेन रखो, फिर 10 क्यों रख रहे हो अपने पास। 20 पेन रखने पर रखने की लागत भी और स्टॉक लॉस भी 2140 रुपए का आ रहा है स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर 0 पेन रखते हो तो क्या होगा, सोच के देखो।
100 वाला कस्टमर आएगा, खाली जाएगा बिल्कुल। 80 वाला कस्टमर आएगा, बिल्कुल खाली जाएगा। 50 वाला कस्टमर आएगा, 50 था ना इसके बाद, और 20% चांसेस है कि 10 है, तो 5। इसके बाद 20 वाला आएगा, 6 खाली जाएगी। उसके बाद 10 वाला आएगा, कितने चांसेस है, इसके भी 30 है। ये 20 है यार, किस किस के लास्ट। 50 में कितना आएगा, और 20 में 2 या 3 यार। ऊपर कहाँ गलती करवा दिया। 10 वाले में क्या आना था, पता नहीं यार। 11.3 कितना हो जाएगा घाटा, कितना घाटा आएगा यहाँ पर, और टोटल अभी देखना ठीक है फिर। नहीं अभी भी 2140, हमें 20 ही पैर रखने चाहिए अपने पास। इधर अब ठीक है, 10 का 30, 10 का 20 यार, हाँ 10 का 30, टोटल कितना आ गया, 5 और 9 और 2, नहीं 9 2 11 4 15 3 18, 27 होगा। पर रखने की लागत कुछ भी नहीं होगी, तो 2700 रुपये खर्चा होगा। मुझे अपने पास कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, 20 में रखना चाहिए, तो ना तो रखने की लागत ज्यादा आए, ना ही मेरा लॉस ज्यादा हो। किस किस को स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया, और सेफ्टी स्टॉक का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो आपके पास कंट्रोल की एक टेक्निक और सिखा दी मैंने, जिसका अभी इसमें आप लिखे स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब, पहले थ्योरी में लिखे स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट occurred to be occurred, स्टॉक आउट कॉस्ट टू बी occurred। स्टॉक आउट कॉस्ट तब होती है to be occurred when an inventory item could not be supplied due to insufficient stock in the store। अगर आपके पास स्टोर में स्टॉक नहीं है तब ये होता है। ड्यू टू दिस entity ड्यू टू दिस एंटिटी लॉस losses financial and non financial due to this entity losses financial and non financial losses like goodwill lost
गुडविल लॉस्ट, नॉन फाइनेंशियल टर्म बता रहा हूं, जैसे गुडविल लॉस्ट हो जाती है। यहां तक समझ में आ गई? बस अब लिखिए सेफ्टी स्टॉक, यहीं से सेफ्टी स्टॉक निकल आया। while we deciding the level of inventory, while we deciding on the level of inventory, जब आप इन्वेंट्री के लेवल के बारे में डिसाइड कर रहे हो, ए ट्रेड ऑफ बिटवीन, ए ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, समझ में आ रही है आपको? एंड कैरिंग कॉस्ट is made so that overall inventory cost can be minimized, so that overall inventory costs to be minimized, can be minimized. ये भी एक टेक्निक है कि आप लोग इस तरह से अपने पास दुकान में स्टॉक रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट क्या पड़ रही है, मुझे किस तरह से नुकसान आ रहा है सारा। किस से मेरी बात समझ में आ गई? फाइनेंशियल लॉस तो लॉस ऑफ प्रॉफिट है। कोई डाउट बच्चों यहां तक? बोलो यार, पक्का ना? ऐसे ढीले ढाले बोल रहे हो, पूछो मत, इतना तो काम नहीं हुआ कुछ यार। मैं बता दूं आज काम क्या हुआ है। ऐसे गद्दे के लिए सोचे, ये लो जी, ये वाली बात हुई थी रेलिवेंट कॉस्ट, इररेलिवेंट कॉस्ट क्या था? कुछ भी नहीं। रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी थी? जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को अफेक्ट कर रही है। उसमें आपको एक डिस्काउंट वाला टॉपिक लेके दिखा दिया मैंने ईओक्यू के अंदर, बस खत्म होगी बात। फर्क क्या पड़ा था उसका? कुछ भी नहीं। परचेज कॉस्ट, एक तो कैरिंग कॉस्ट में फर्क पड़ा था, परचेज कॉस्ट पर। इसके बाद आप चले गए यहां पर सेफ्टी स्टॉक। मैंने कहा जी अपनी दुकान में कितना स्टॉक रखना चाहिए जरा सोच लो। आपने कहा जी ऑप्टिमम रखना चाहिए। मैंने कहा ऑप्टिमम कैसे निकालोगे? आपने कहा जी जब हम डिसाइड कर रहे होंगे तो हम ट्रेड ऑफ करेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को, ताकि ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट कम से कम पड़े। भाई दोनों को देखकर चलेंगे। फिर मैंने कहा थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए भी डिस्कशन कर लूं इस बात की। मैंने जानबूझ के एक एग्जांपल लिया कि हमने थोड़ा एनालाइज किया कि ये चांसेस होंगे हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी है। हाँ जी, कोई बड़ी बातें बोल दी क्या मैंने आज? आगे चलूं? अब मैं बात करना चाहता हूं अगला, और कंट्रोल की टेक्निक कौन सी हो सकती है। अच्छा, मुझे बच्चे कह रहे हैं टाइम्स नहीं होना चाहिए सर, यहाँ पे चांसेस लिखो। आप दोबारा बता दो, पर यहाँ चांसेस लिखो प्रोबेबिलिटीज में। मैं बता देता हूं दोबारा प्रोबेबिलिटी में, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह ना जाए यार। ये चांसेस है, एक कस्टमर है 100 यूनिट्स लेने आएगा, ऐसे 2% चांस है। एक कस्टमर है 80 पेन लेने आएगा, ऐसे 5% चांस है। और एक कस्टमर है 10% चांसेस है वो 50 पेन लेने आएगा। ठीक है, अब अगर वो कस्टमर आया और 100 पेन लेने आया और मैंने 100 रखे हुए, तो मुझे कोई भी चांस नहीं है कि घाटा होगा। अगर मैंने 80 पेन रखे हुए तो वो 100 वाला कस्टमर आएगा, 100 वाले पेन का चांसेस जो है 20, मैं उसको मैं दे नहीं पाऊंगा। पर ऐसे चांसेस 2% ही है, मतलब ऐसा चांस मुझे 0.40 का नुकसान हो सकता है। यार ये पूरी स्टैट है, ये प्रोबेबिलिटी बनाई हुई है और एक ही बात है।
अब मुद्दा ये प्रोबेबिलिटी की समझ कम है थोड़ी सी। आ जाओ, मैं अगली टेक्निक की बात करने वाला हूं। हमें टर्नओवर रेशियो निकाल कर देख लेनी चाहिए। टर्नओवर रेशियो का मतलब मेरी बात मतलब समझो। मान लो मैं 10 पेन लेकर आया, फिर 10 लेकर आया, फिर 10 लेकर आया, फिर 10 लेकर आया, फिर 10 लेकर, मैं 10 पेन लेकर आया। 1 2 3 4 5 6, मैं 10 लाया, सेल कर दिए। फिर 10 लाया, फिर 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 10 सेल कर दिए। अब फिर 10 लाया। मेरी दुकान में एक बार में कितना सामान पड़ा रहता होगा? 10। ये तो ला के बेच रहा हूं ना। और सेल कितनी की? 1 2 3 4 5 6, 60। 60 पेन बेच दिए ना। और पेन कितने हैं दुकान में? 10। मैं 60 पेन बेच देता हूं, रखता 10 पेन हूं। ओके, दैट इज 6। ये आप निकालते थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मतलब मैं 1 रुपए का स्टॉक रखकर 6 रुपए की सेल कर जाता हूं। 1 रुपए का स्टॉक रखकर 6 रुपए की सेल कर जाता हूं। एक आदमी है 12 पेन रखता है, वो भी 60 रुपए की सेल कर रहा है। वो भी 60 रुपए की सेल कर रहा है 12 पेन रख के। वो 1 रुपए का स्टॉक रखकर 5 रुपए की सेल करता है। बेटर कौन है? 1 रुपए का स्टॉक रखकर 6 रुपए की सेल करने वाला आदमी, या 1 रुपए का स्टॉक रखकर 5 रुपए की सेल करने वाला आदमी? 6 वाला। इसका मतलब पता क्या हुआ? 1 रुपए का स्टॉक मंगवाया, बेच दिया। फिर 1 का मंगवाया, बेच दिया। फिर 1 का मंगवाया, बेच दिया। फिर 1 का मंगवाया, बेच दिया। फिर 1 रुपए का मंगवाया, बेच दिया। एक दूसरा आदमी है 1 रुपए 20 पैसे का स्टॉक रखता है, बेचता है, फिर बेचता है, फिर बेचता है, फिर बेचता है, फिर बेचता है। वो भी 6 रुपए की सेल कर रहा है। बेटर मैं हूं, कम स्टॉक रख के ज्यादा सामान बेच रहा हूं। यार एक साड़ी की दुकान में साड़ियां भरी पड़ी हैं, वो 1 लाख रुपए की सेल करता है। एक सामने दुकान और है छोटी सी, उसमें थोड़ी बहुत कम साड़ियां पड़ी है, वो भी 1 लाख की सेल कर जाता है। बेटर कौन रहेगा? वो सामने वाला। कैरिंग कॉस्ट है नहीं, साड़ियां बेचे जा रहा है, घाटे के चांस नहीं है। तो हमें अपनी फैक्ट्री के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालकर भी देख लेना चाहिए कि हम कितना सामान रखकर कितने की सेल करते हैं, दूसरा आदमी कितने का सामान रखकर कितने की सेल कर जाता है। कहीं हम ज्यादा सामान तो नहीं रख लेते अपनी फैक्ट्री के अंदर? बोलो यार। दैट्स कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मतलब कहीं मैं 10 का रखता हूं, कोई 12 का रखता हूं, कोई 10 का रखता हूं, कोई 15 का रखता हूं, एक एवरेज स्टॉक ले लेना। बोलो यार। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मैं 1 लाख रुपए का सामान बेचता हूं, 10,000 का एवरेज अपने पास सामान रखता हूं, तो मैं जितना सामान रखता हूं उसका 10 गुना सेल कर जाता हूं। आपने बचपन में पढ़ी हुई है ये रेशियो, 12th में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मुझे नहीं पता कैसे पढ़ी आपने वहां पे। एफएम के अंदर एक चैप्टर है पूरा रेशियो, असली रेशियो ही समझ में वहां पे आएंगी तुम्हें। बात समझ में आ रही है? तो चलो एक एक टर्नओवर रेशियो का, और फिर चलते हैं आगे। लिखो एग्जांपल। एग्जांपल नंबर कितना? 8। लिखो। ओपनिंग स्टॉक 45,000। परचेज 1,35,000। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, 1,10,000 मत करो, 55,000 करो। 55,000। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालोगे आप लोग? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 45,000
प्लस 1,35,000 माइनस 55,000, कितना आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? एक लाख। एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, 45,000 प्लस 55,000 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1,25,000 डिवाइड बाय 50,000, 2 पॉइंट। इसका मतलब यही है, मैं 1 रुपए का स्टॉक रख के 2.5 रुपए की सेल कर जाता हूं। ओके, कोई डाउट है? तो मुझे यह भी ध्यान रखना चाहिए, इससे भी मेरी इन्वेंट्री कंट्रोल होती है। अब थ्योरी में लिखे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हाई, this is a better indication, this is better for entity। अगर ये हाई होती है एंटिटी के लिए बेटर है, भाई कम सामान रख के ज्यादा सेल कर जाते हैं, आप स्टॉक को पूरा कंट्रोल करके रख रहे हो। आप लोगों ने ना जहां पे ऊपर लिखा हुआ था ना, ऊपर तो भी आपने 2 ही चीजें लिखी है वहां पे, जहां पे कंट्रोल टेक्निक्स लिखवाई थी मैंने, जब भूमिका के नीचे जगह छुड़वाकर, वहां पे क्या लिखा हुआ था आपने? एक तो लेवल, बस ईगो क्यों लिखा हुआ है, वहीं पे लिख लो। मतलब कंट्रोल टेक्निक्स तो क्या, उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिख लो, एनालिसिस ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, वैसे तो वो ईओ क्यू में आ गया, रेलिवेंट कॉस्ट एंड इररेलिवेंट कॉस्ट। आपको समझ में आ गया? मैंने ये टॉपिक आज समझाया आपको, यही टॉपिक तो समझाया आपको आज यार। आपने स्टोरेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, इररेलिवेंट कॉस्ट, ये समझा। और क्या समझा के वहीं पे अगला लिख लो, स्टॉक आउट कॉस्ट, सो डेट वी डिसाइड सेफ्टी स्टॉक। हाँ, कंट्रोल टेक्निक्स में लिख लो ताकि आपको ये सब चीजें पता हो कि हमें ये सब कुछ करना होता है। समझ में आ गई यहां तक आप लोगों को? स्टॉक आउट को सो डेट वी डिसाइड सेफ्टी स्टॉक, ताकि हम सेफ्टी स्टॉक को डिसाइड कर सके। अगला पॉइंट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करो। इसके बाद मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आप स्टोर लेजर बनाओ, स्टोर लेजर बनाओ। स्टोर लेजर कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद वो आपसे कहेंगे स्टोर लेजर बताओ। कोई डाउट है? बोलो बच्चों। अभी मैं आपको सिखाऊंगा स्टोर लेजर, फिर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट बताऊंगा, थ्योरी के पॉइंट बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। खत्म चैप्टर। आपको समझ में आई? अब पहले आप थ्योरी के पॉइंट थोड़े थोड़े सुनने चाहेंगे या पहले स्टोर लेजर बनाना सीखना चाहोगे? आप मेरी बात समझे, खत्म हो गया चैप्टर, कुछ नहीं बचा हुआ। अगर थ्योरी के पॉइंट की बात करूं, स्टोर लेजर की पॉइंट करूं, पीछे से कोई रिलेशन की नहीं है, बस खत्म, सोच लो। मैं पहले थ्योरी के पॉइंट बताऊंगा, स्टोर लेजर बाद भी बताता हूं, और उसके बाद स्टोर लेजर और थ्योरी के पॉइंट्स के बाद आपको पता है मैंने सिखाना, ये हो गया कंट्रोल सारा।
कंट्रोल के बाद क्या सिखाऊंगा? बस कुछ नहीं, कोस्ट कैसे निकलती है वो सिखा रखी है, और मैंने कोस्ट शीट वाले चैप्टर में सिखा दी थी। मटेरियल, फ्रेट जोड़ दो, टैक्स जोड़ लो, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लो, कैश डिस्काउंट नहीं करना, होगी कोस्ट। कोस्ट तो करवा ही रखी है मैंने। तो मतलब बच्चा कुछ नहीं हुआ। मैं पहले थ्योरी की बात कर लूं, मेरे को ऐसा लगता है थ्योरी कर लूं ज्यादा अच्छा रह जाएगा। आपको ज्यादा ही सीरियस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। करो शुरू, आ जाओ। एक सिस्टम का नाम है एबीसी एन। हमें अपने स्टॉक का एबीसी एनालिसिस कर लेना चाहिए, लिखना कोई नहीं भी, समझना सबने। एबीसी एनालिसिस कर लेना चाहिए। एबीसी का मतलब होता है ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। मैं ये बताऊं आपको आता है, मैंने बस खाली बोलना है कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ, आपके घर में सोना है, थोड़ी सी क्वांटिटी तो ज्यादा तो होती नहीं, तो आप उसे बाहर गली में रख देते होंगे मेरे ख्याल। बाहर गली में रख देते हो क्या? चलो और बात करता हूं, आप मकान बना रहे हो, जो रेत सीमेंट है वो तो आप अंदर छुपा के रखते हो, कोई उठा के ना ले जाए। उसे अलमारी में रखते हो तुम। सर कैसे उल्टी बातें कर रहे हो आप? सोना अलमारी में रखते हैं, रेत सीमेंट बाहर रखते हैं। अच्छा, रेत सीमेंट की वजह सारा दिन ऐसे खड़े रहते हो, कभी कोई उठा के ले जाए, और सोना ऐसे रख देते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही करते हो क्या आप लोग? ऐसा कुछ नहीं सर, आप क्या उल्टी बातें कर रहे हो। सेम हमें अपनी फैक्ट्री में करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनकी क्वांटिटी बड़ी कम होगी और अमाउंट बड़ी ज्यादा होगी। कुछ ऐसे होंगे दोनों ठीक ठीक होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, अमाउंट बड़ा कम होगा। आप उनको कैटेगरी वाइज अपने स्टॉक को डिवाइड कर लो। मान लो अपने पास स्टॉक को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दे, ए बी सी। ए के अंदर आप उसको रखें जो क्वांटिटी में 10% है, अमाउंट में 70% है, लगभग है आइडिया। और जो दोनों ही 20-20 है, और जो आपकी टोटल क्वांटिटी का 70 है और अमाउंट का 10 है, उसको सी कैटेगरी में रखो। ए वाले का ज्यादा ध्यान दो, बी वाले का थोड़ा और कम ध्यान दो, सी वाले का और कम ध्यान दो। आपको अपने स्टॉक को इस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर जाकर क्लासिफाई करना चाहिए। ये भी एक टेक्निक हो सकती है कंट्रोल करने की। दैट्स कॉल्ड एबीसी एनालिसिस। आइटम्स इन स्टॉक, आइटम्स इन स्टॉक classified into following categories। और नीचे फिर ये चार्ट बना दें। फिर ए पर क्या करोगे? यहां पे रिमार्क यहीं लिख दो क्या? रिमार्क। इस पे क्या करोगे? ज्यादा ध्यान दोगे, मोर कंट्रोल, थोड़ा सा लेस कंट्रोल, और लेस कंट्रोल। क्या लिखो इसको? पुअर कंट्रोल लिख दो क्या लिखो इसको? वेरी लेस कंट्रोल। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दोगे, रे तो फेंक ही नहीं देते आप, ध्यान पूरा रखते हो। डेट इज एबीसी एनालिसिस। नोट कर लो, हो गया पहला पॉइंट। कंट्रोल की एक टेक्निक और हो गई थ्योरी के अंदर, एबीसी। आप थ्योरी के अंदर जब ऊपर थ्योरी लिखी है ना, उसमें लिख भी दो फर्स्ट एबीसी। वो कोई बात नहीं, उसके साइड में लिख लो, वो तो पूरा लाइन छोड़ी होगी आपने, बीच में लाइन लगा के लिख लो, ताकि चैप्टर पूरा एक जगह दिखेगा ना क्या क्या कुछ है। हो गया एबीसी। यार पहले तो ना जो ऊपर मैंने जहां पे ये लिखवाने वाली बातें लिखी थी ना आपने, ये एनालिसिस, स्टॉक आउट इन्वेंट्री, स्टोर लेजर, स्टोर लेजर के बाद थ्योरी, थ्योरी में लिख लो एबीसी। और फिर नीचे जहां पे आप चल रहे हो,
यार ये तो भूमिका के नीचे लिख लो, और फिर जो एबीसी का पूरा डेफिनेशन लिखोगे ये लास्ट में लिखो। आगे चले, एबीसी एनालिसिस हो गया। चलो, और ये आप करते ही हो, ये कौन सा मैं कोई नया सिखा रहा हूं इसके अंदर, मैं तो खाली लिखा है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये तो वो बात होगी, मजे ले रहा हूं बैठ के आराम से। चलो बच्चों आगे। अब एक और काम कर सकते हो आप फैक्ट्री में जाकर, एफएसएन कर सकते हो, एफएसएन एनालिसिस। इसका मतलब होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। आप अपनी फैक्ट्री में जाकर स्टॉक को देखें और स्टॉक को क्लासिफाई करें। स्टॉक ऐसा है जो जल्दी जल्दी आता है और जल्दी जल्दी बिक जाता है, कौन सा ऐसा जो आता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं बिकता, और कौन सा जो बिकता ही नहीं, पड़ा ही रहता है हमारी दुकान में। हिसाब से अपने स्टॉक को करके रखना चाहिए। अब में ऐसा ना हो आप नॉन मूविंग दुकान में भर के रख दो, और जो स्लो मूविंग के रख दो, फास्ट मूविंग ना हुई तो। जब कस्टमर आएगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं एक बार, शायद मुझे लगता है वॉल्यूम में दिक्कत आ गई। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग अपनी दुकान में जो सामान ज्यादा जल्दी आकर बिकता है वो पहले भर के रखो, जो कम बिकता है वो थोड़ा और कम रखो, जो बिल्कुल नहीं बिकता नॉन मूविंग है, एक आधी आइटम रखो, छोड़ो उसको, पता नहीं कब बिकना है कब नहीं बिकना उसने। तो अपनी दुकान में जब सामान भरो या अपनी फैक्ट्री में जब सामान रखो, तो देख लो आपके स्टोर में से कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, और कौन सा नॉन मूविंग है। इसे बोलते हैं एफएसएन एनालिसिस। तो इसमें लिखेंगे आइटम इन स्टॉक, आइटम इन स्टॉक क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। आपको अपने स्टॉक में आइटम को कुछ ऐसे क्लासिफाई करना चाहिए, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। मुझे लगता नहीं इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत है, हर आदमी ऐसे ही करता होगा। ऐसे और भी एक दो होते हैं, जैसे एक होता है वीईडी एनालिसिस। इसका वैसे मेन मतलब होता है असेंशियल एंड डिजायरेबल।
आप जब अपने पास स्टॉक रखो, देख ले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम ही नहीं चलता, उसको पहले रखे, जो सहायक हो उसको बाद में, जो जब जरूरत पड़ती है तब मांगना पड़ता है उसको बाद में रखे। बस स्टॉक आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। नाम में ही पता चल जाता है, आप बस नाम पढ़ोगे, आप उसका आपको क्लासीफाई इस तरह से करना चाहिए, क्लासीफाई इस तरह से करना चाहिए। थोड़ा एबीसी एनालिसिस अच्छा था, जिसमें थोड़ा कुछ लिखना था, बाकियों में तो लिखा हुआ होगा, पूरा नाम उसका लिखा हुआ होगा, बस मुझे लिखना है, ऐसे क्लासीफाई करो आप। एक आता था हाई मीडियम लो, HML, उसके अंदर हाई वैल्यू वाला सामान पे ज्यादा ध्यान रखो, मीडियम वैल्यू वाला थोड़ा कम रखो, लो वैल्यू वाला कम रखो, एबीसी की तरह। लिखवा दूं क्या HML भी? और खाली नाम तो लिखवा ही दूं, क्या फर्क पड़ता है? HML, हाई मीडियम एंड लो वैल्यू, हो गया। एक अच्छा सिस्टम है जिट सिस्टम। जिट सिस्टम, मैं तो ये कहता हूं जहां पे आपने थ्योरी में ऊपर लिखा है ना, वहां पे भी आपने एबीसी लिखा हुआ है, वहीं पे जाके लिखो साथ साथ, ऐसे छोटे छोटे लिख दो, जरूरी तो ना पूरा बड़ा लिखना है आपने, वहीं छोटा छोटा लिखाओ। एबीसी के साथ ही कौन सा था? HML, और कौन सा था? VSN, VD, FSN, फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। बस वही से समझ में आ जाएगा आपको ये सारा। यहीं पे अब कर रहा हूं जिट सिस्टम। वैसे तो फाइनल में बहुत ज्यादा ही है, यहां थोड़ी सी बातें मैं इसकी करूंगा जिट सिस्टम, हल्का सा बताने की समझाने की कोशिश करूंगा। आजकल एक नया बिजनेस शुरू हो गया है, सोच के देखो, मैं एक फैक्ट्री हूं, मुझे पेन के लिए आगे वाली रिफिल चाहिए होती है, ठीक है, तो रिफिल मुझे रखना पड़ता होगा, मार्केट से 1 रुपए का आता है रिफिल, मुझे अपने पास लेकर रखना पड़ता है ताकि भाई मेरा रिफिल खराब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, फिर पैसे भी फंसते हैं मेरे, ब्याज भी लगती है मुझे। आजकल एक फैक्ट्री बन गई है अलग से, लोग अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं अलग से। मान लो ये मुस्कान है, इसने एक फैक्ट्री बना ली है, ये अपने पास रिफिल खरीद कर रख लेती है बड़े सारे, और मेरे जैसी कई फैक्ट्रियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, कहती है आप ना बिल्कुल भी डरो मत, रिफिल खरीद के मत रखो अपने पास, आपकी स्टोरेज कॉस्ट बच जाएगी पूरी, कैरिंग कॉस्ट बच जाएगी पूरी, आप मुझे फोन करो, मैं दूंगी आपको, और जिस टाइम फोन करोगे 10 मिनट के अंदर सामान आपके पास। आप ये समझो आपके नाम का स्टोर ही मैंने खोल रखा है, और इसके पास खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पता क्यों? ये बड़ा सारा सामान लेके रख लेते हैं, कभी ये खरीद के ले जाता है, कभी ये खरीद के ले जाता है, कभी ये दूसरी फैक्ट्री वाला खरीद के ले जाता है, ऐसा तो कई फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट है, इसको दिक्कत आती ही नहीं, और इसका काम खाली फिर स्टोरिंग का हो जाता है। और जो ये वाले रखते थे, इनके पास रखने के लिए बड़ा सारा पहले रख के खरीद के रखना पड़ता था, उसको संभाल करना बड़ी दिक्कत थी। लेकिन ये कहते जी हम एक काम करेंगे, मार्केट में 1 रुपए का आ रहा है, मैं 1 रुपए 10 पैसे का दूंगा, लेकिन जिस टाइम फोन करोगे उसी टाइम दूंगा। आप देख लो आपकी स्टोरेज कॉस्ट क्या पड़ती है, और 10 पैसे में आपको क्या महंगा पड़ेगा। अगर आपका डिसीजन हो तो खरीद लो मुझसे। जस्ट इन टाइम परचेज सिस्टम बोलते हैं इसे, जिट सिस्टम, जस्ट इन टाइम परचेज सिस्टम। हम एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम अपने पास स्टोर नहीं करते हैं, हम सीधा उस डब्ल्यू से फोन करते हैं, उससे सामान मिल जाता है हमें, लेकिन मार्केट रेट से थोड़ा सा महंगा मिलता है। ये सिस्टम बेटर होगा या नहीं होगा, ये हम देखेंगे कि हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ती है परचेज की, और हमारी स्टोरेज कॉस्ट क्या पड़ती है, कंपेयर करके। इसके क्वेश्चन सब कुछ फाइनल में आएगा, यहां तो मुझे बताना था कि जिट सिस्टम होता है, होगा तो वो भी ना कंपेयर करके देखते होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फाइनल में है वो। हाँ, आप लिख ले यहां पर तो जिट सिस्टम, थ्योरी में जिट सिस्टम, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन अ टाइम। It is a system. It is a system of inventory management
ये एक सिस्टम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। विद एन अप्रोच टू हैव ए जीरो इन्वेंट्री to have a zero inventory in store. स्टोर्स में जीरो इन्वेंट्री रखे। As per this system, material should only be purchased. Material should only be purchased when it is actually required for production. When it is actually required for production. वो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सारा कुछ हो जाता है। दैट इज योर जिट सिस्टम। मेरे पास काफी थ्योरी तो खत्म हो गई, कोई एक आधी बात आएगी तो बाद में क्वेश्चन के टाइम करेंगे। काफी थ्योरी खत्म हो गई। अब क्या रह गया? सिर्फ स्टोर लेजर। हमें स्टोर लेजर करनी चाहिए। आओ बच्चों करिए शुरू स्टोर लेजर। क्या बताऊं करके रखे ये भी आपने पता का फाउंडेशन इतनी करी स्टोर लेजर। यहां भी वही करानी है। मटेरियल आया गया फीफो मेथड, लीपो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। मतलब मेरे पास 100 यूनिट्स थी, 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए की आ गई। मैंने इसमें से 5 यूनिट बेच दी 2 रुपए की, बाकी मेरे पास 95 यूनिट बच गई। इस तरह से हम एक लेजर बना देते हैं, उसे बोलते हैं स्टोर लेजर, जिसमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट सब चीजें लिखी होती हैं। मैं ये वाली बात आपको कराना चाहूंगा एक एग्जांपल के जरिए, क्योंकि है ही कुछ नहीं, बेकार की बात है। आ जाओ मेरे साथ साथ। एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन नहीं आया, हो गया 10 साल में एक आधी बार कभी आया या नहीं आया, लेकिन कर कितना तो है, ये सिलेबस में है। एग्जाम्पल नंबर 9। मेरे पास 1 अप्रैल को ओपनिंग 100 यूनिट्स थी 2 रुपए वाली। मैंने इसके बाद 2 अप्रैल को परचेज की 50 यूनिट 3 रुपए वाली। मैंने फिर 80 यूनिट इशू कर दी 3 तारीख को, 80 यूनिट इशू कर दी। फिर 4 तारीख को 80 यूनिट इशू करने के बाद मैंने 50 यूनिट फिर खरीद ली एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट परचेज कर। फिर 5 तारीख को मैंने फिर परचेज कर ली 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, ₹5 की 1 यूनिट। छह तारीख को 100 यूनिट्स इशू कर दी। 7 तारीख को परचेज कर ली, हमने परचेज कर ली 50 यूनिट्स ₹6 पर यूनिट के हिसाब से, ₹6 पर यूनिट के हिसाब से। 8 तारीख को 90 यूनिट इशू कर दी। फिर मैं ना एक 9 तारीख को लिखवाऊंगा बाद में एक बार, लेकिन पहले मैं 8 तारीख तक का बनवा लूंगा सबका। प्रिपेयर स्टोर लेजर
using FIFO, first in first out, LIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड। आप ये सब मेथड यूज करके स्टोर लेजर बनाकर दिखाओ। क्या ये मुश्किल काम है यार? मुझे नहीं लगा कि मटेरियल चैप्टर में कुछ था भी। मैं फिर एक बात आज से बार बार कह रहा हूं, आप लोग सिर्फ समझ लें इतना काफी नहीं है। जब आप पूरा चैप्टर समझ जाएं, उसके बाद जो मैं लिखवाता हूं सारा याद होना चाहिए। अगर आपको याद है, कोई ताकत आपको पास होने से रोक ही नहीं सकती। चाहे आपको 70 नंबर का भी पेपर आता होगा, तब भी पेपर आ जाएगा। अगर आपको ध्यान ही नहीं रहती बातें, कोई फायदा भी नहीं है बैठने। मैंने पूरा एनालाइज किया कि मैं जब सीए बना तो मैंने क्या किया। मुझे याद आया कि मेरे को पूरी बुकें तो याद थी। मुझे प्रैक्टिकल चैप्टर्स में याद था, इस चैप्टर में ऐसे होता है, इस चैप्टर में ऐसे होता है, इसमें ये आता है, इसमें ये दिक्कत आती है, इसमें ऐसे दिक्कतें आती है, वो भी याद थी। मेरे लिए सीए बनना बड़ा आसान था। और कुछ बेवकूफ दिमाग इतना लगा डालते हैं, याद उनको कुछ रहता ही नहीं। उनको बस चैप्टर जिस दिन चल रहा है तब तक तो याद है, उसके 2 दिन बाद चैप्टर ही याद नहीं है क्या था। फिर वो पता क्या बोलते हैं, हमें 2 दिन रिवीजन के दो। अबे बेवकूफ आदमी, 9 महीने होते टोटल मेरे 8 सब्जेक्टों के अंदर। पेपर में धड़ाधड़ 1 महीना पेपर होने बिना रिवीजन, और पूरा सब कुछ तेरे को याद ही कुछ नहीं है। तेरा फायदा क्या बैठने का? हम लगभग 4-5 महीने में समझते हैं, फिर 2 महीने में उस समझे हुए को रिवाइज करते हैं, फिर 1 दिन में रिवाइज करते हैं, और फिर 3 घंटे में उसकी परफॉर्मेंस देनी है मुझे। याद मुझे कुछ नहीं रहता। क्या फायदा तेरे बैठने का, क्या फायदा तेरे समझने का? तुझे याद ही कुछ नहीं रहता। तो जरूरी है, जो लोग कहते हैं सी आसान है, वो इसीलिए बोलते हैं, जो कहते हैं बड़ी आसान है, उनका कारण यही है। उनका एक कारण है, समझी? ये नहीं कि वो समझते नहीं है, उसके बाद याद रखते हैं उस बात को। जैसे आज स्टॉक आउट कॉस्ट है, मैं आज से 15 दिन बाद पूछू स्टॉक आउट कॉस्ट, आप स्टॉक आउट कॉस्ट रिवाइज कर लू, और फिर बुक खोल के हाँ याद आ गई मेरे को। पेपर देखो, फिर पेपर भी देखो, ऐसे ही करेगा। क्वेश्चन आएगा, घर आइयो, पहले याद पढ़ के चला जाइयो, फिर कर दिया दोबारा जाके, फिर वहां भी यही काम करेगा, तो करेगा क्या फिर? याद रहना जरूरी है। मैं जो देख रहा हूं वो यही कमी देख रहा हूं जो सीए में लोग रहते। समझते सारे हैं। मुझे एक बताओ, आप सारे बच्चे बैठे, कौन नहीं समझ रहा? सबको समझ है। मुद्दा ये किसको पुराना याद है, किसको याद नहीं। जिसको याद होगा वो कर जाएगा, जिसको याद। अब जब मैं इसके क्वेश्चन कहूंगा कितने फटाफट कर देंगे सारे, और वही 15 दिन बाद करवाऊं आते। मुझे 4 दिन दोगे रिवाइज करने के, और वो भूल भाल चुका सब कुछ, उसका रिवाइज भी ढंग से नहीं होता। फिर चैप्टर जैसे आप लोग को बाकी सब्जेक्ट याद करते हो, टेक्स्ट याद करते हो, ऐसे याद करना पड़ेगा। समझने के साथ साथ वो जरूरी है, इसमें क्या क्या था। लोगों को था ही नहीं याद उसमें क्या क्या था। एक बात बताता हूं, चलो आपको ने एक बड़ी अच्छी से चीज याद है, मैं पूछता हूं आपसे, मुझे बताना। आप, मैंने पूछ ली, बताओ आपको आती है? और मैंने पूछा आपका नाम क्या है, पता नहीं क्या आपको? अब वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। यही मुद्दा वहां है, सारा आता है, पता ही कुछ नहीं। याद दिला दो, अच्छा 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 ये, हाँ भाई तो मेरे को आता था, बड़े अच्छे से आता था। वो अच्छे से आने का रीजन ही यही है भाई, कुछ याद तो रख, कुछ तो कर। क्वेश्चन तो देख रहे नहीं, आंसर के रट्टे ठोकने हैं। चलो आ जाओ, तुम क्यों भड़का रहे हो मुझे? ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है ये याद करने आसान है, बल्कि ना कोई लैंग्वेज याद करनी, ना कुछ याद करना। मोटा मोटा जैसे मर्जी वैसे पता होना चाहिए, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। जैसे लो होती है, लो में तो याद नहीं, लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। यहां तो कुछ नहीं। चलो, इससे इससे बुक आसान बुक तो हो नहीं सकती कोई भी। चलो स्टोर लेजर बनाते, कैसे बनाते हैं? डेट, ओपनिंग,
इशू और बैलेंस, ये थे ना, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। याद आया कुछ? इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल तो फाउंडेशन में दिए थे इसके, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। चलो जल्दी, सबसे पहले 1 अप्रैल को ओपनिंग पड़ी हुई है मेरे पास, मैं पहले फीफो से बना के दिखा रहा हूं। ओपनिंग कितनी है जल्दी बताओ आप, ओपनिंग कितनी है, कितने रुपए के रेट की? टोटल 200 हो गया 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल को क्या हुआ, कितनी परचेज की, कितने रुपए की टोटल? अब मेरे पास कितनी हो गई हैं, 100 2 रुपए वाली और 50 3 रुपए वाली, बस। अब क्या हुआ, 3 अप्रैल को इशू की है मैंने, कितनी इशू की है, 80। कौन सा मेथड है, फीफो, तो कौन से वाले में से की होगी, 100 वाले में से। बच गई 20 2 वाली, 50 3 वाली। 3 तारीख के बाद 4 तारीख को क्या हुआ, कितने वाली, कितनी परचेज की है, 50, कितने वाली, 4 वाली। अब मेरे पास कितनी बच गई, 20 2 वाली, 50 3 वाली और 50 4 वाली। बात समझ में आ गई आपको बच्चों, बोलो। 4 तारीख के बाद क्या हुआ, 5 तारीख को फिर परचेज कर ली, कितने वाली, 30 यूनिट 5 वाली। अब मेरे पास कितनी हो गई, 20 2 वाली, 50 3 वाली, 50 4 वाली और 30 5 वाली। 5 तारीख हो गई। इसके बाद आगे 6 तारीख को मैंने इशू की, कितनी इशू की, 100। कौन कौन से वाली, 20 2 वाली, फीफो लगाना है, 50 3 वाली और 30 4 वाली। बच कितनी गई हैं, 20 4 वाली और 30 5 वाली। कोई डाउट बच्चों? 7, 50 यूनिट परचेज की 6 वाली, 20 4 वाली, 30 5 वाली और 50 6 वाली। कोई डाउट है बच्चों इसमें? 8 तारीख 90 इशू की, 20 4 वाली, 30 5 वाली, 40 6 वाली, 10 6 वाली रह गई। कोई डाउट है किसी को? अगले ने कहा स्टोर लेजर बना दो, तो कहते मैं तो तेज आदमी, मैं तो डायरेक्ट बना सकता हूं। वो कहेगा मैं भी तेज आदमी, नंबर ऐसे ही दे सकता हूं। फिर बात समझ में आ गई बच्चों आपको? चलो, मैं कहना ये चाहता हूं, 9 तारीख को मान लो 5 यूनिट खराब हो गई, या ऐसे कह लो 4 यूनिट खराब हो गई, ठीक है। मैंने बस यही एक बात नहीं लिखी थी, मैं यही लिखना चाहता था 9 तारीख को 4 यूनिट्स लॉस्ट। मैं चाहता ये हूं, आप अगर इसे नॉर्मल मानते हैं तो क्या होगा, अब नॉर्मल मानते हैं तो क्या होगा, मैं पहले मान के दिखाता हूं नॉर्मल। कितनी यूनिट गई, रह कितनी गई, नहीं 4 गई, मैं अमाउंट को कम करूंगा ही। नॉर्मल है ना, नॉर्मल से क्या होता है, रेट बढ़ जाते हैं,
बच कितनी गई? 6। कितने वाली? 60 वाली। रेट कितना हो गया? 10। इस तरह से रेट बढ़ा दूंगा अगर आप इसे नॉर्मल लॉस मानते। 10 थी, 4 चली गई, मैं अमाउंट को कम करूंगा ही नहीं, नॉर्मल मान लिया। अगर मैं इसको एबनॉर्मल मानता तो पता कैसे करता? 4 गई 6 वाली 10 वाली, 4 गई 6 वाली 10 वाली, कितना हो गया? 24। बच गई कितनी? 6। कितने वाली? 6 वाली 36। ये तो फिर 60 डिवाइड बाय 6 हो गया ना बच्चे। रेट ही तो बढ़ेगा नॉर्मल में। हाँ, अब 66 पे हो गया। अगर आप इसे नॉर्मल मानेंगे तो ऐसे ट्रीट करूंगा, और अगर आप इसे नॉर्मल मानेंगे तो मैं इसे ऐसे ट्रीट करूंगा, फिर अगली तारीख चालू हो जाएगी। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं यही क्वेश्चन करूंगा लिफो मेथड से। लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टोर लेजर लिफो मेथड। लिफो मेथड। रेसिप्ट इशू बैलेंस। तो चले, क्वांटिटी रेट अमाउंट, लो जी बच्चों कैसे करूं? सबसे पहले ओपनिंग कितनी है मेरे पास? 1 तारीख को 100 यूनिट 2 रुपए वाली। लो जी, हो गया पहला। अब बताओ, 2 तारीख को 50 यूनिट, 100 हो गई 2 वाली, और 50 हो गई 3 वाली। अब 3 तारीख को क्या हुआ? 3 तारीख को मैंने इशू कर दिया। अब लीपो मान के चलना है मुझे, लीपो। 50 बिकी हैं 3 वाली, और 30 बिकी हैं 2 वाली, 70 रह गई 2 वाली। डेट इज योर लीफो। थर्ड के बाद फोर्थ। 50 यूनिट 4 वाली, 70 हो गई 2 वाली, और 50 हो गई 4 वाली। 5 तारीख 30 यूनिट 5 वाली। अब मेरे पास हो गई हैं 70 2 वाली, 50 4 वाली, और 30 5 वाली। अब इशू कर दी गई कितनी? 100। 30 5 वाली, 50 4 वाली, और 20 2 वाली। 50 2 वाली बच गई है। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? समझ में आ रही है ना बात? इससे तो बहुत ज्यादा बातें इसके बारे में हमने फाउंडेशन में की थी। फीफो क्यों, लीफो के फायदे नुकसान, पता नहीं क्या क्या बातें की थी हमने वहां पे। याद है आपको? वो मिक्स करके भी दिखाया था कौन बेटर है, कैसे रेट बढ़ रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी, अब तो बस सिंपल रिक्वायरमेंट है। आगे 6 के बाद खरीदी है 50 6 वाली, 50 2 वाली, और 50 6 वाली। 8 तारीख को इशू कर दी 90, 50 6 वाली, 40 2 वाली, 10 रह गई 2 वाली 20।
8 तारीख के बाद 9 तारीख। 4 यूनिट खराब होगी, नॉर्मल होगी तो कैसे करूंगा, अब नॉर्मल होगी तो कैसे करेंगे, पहले नॉर्मल करके दिखा रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल मान लूं तो 4 यूनिट गई, अमाउंट को कम करूंगा ही नहीं, यूनिट्स कम हो जाएंगी। 6/20, 20/6, 3 और अगर मैं इसे अब नॉर्मल मानूंगा तो अगर मैं इसे अब नॉर्मल मान लूं तो 4 यूनिट गई हैं, 2 वाली बच गई हैं, 6, 2 वाली खत्म, फिर 10 तारीख आ जाएगी। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन होगी। हाँ जी। अब अगर वेटेड एवरेज मेथड से यही क्वेश्चन करना होता तो कैसे करते, वेटेड एवरेज मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करते? क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। कोई डाउट बच्चे यहां तक? जल्दी बनाएं। 1 अप्रैल को कितनी थी मेरे पास? 100, 2 वाली। लो जी, 2 अप्रैल को क्या हुआ फिर? 50, 3 वाली परचेज की। अब ध्यान से, 100 पहले थी, 50 और आ गई, कितनी हो गई? 150। 200, 150, 350 रुपए की। 2.33 रेट चेंज होता रहेगा। हो गई 2 तारीख। अब आगे बताओ क्या किया? इशू की है कितने? 80 इशू की हैं। 2 रुपए 33 पैसे वाली कितनी हो गई? 187 कर लो, कितनी रहेगी बाकी? 70। 2.33 कितना आ गया? 163 आ गया। कोई डाउट किसी को? 4 तारीख को फिर क्या हुआ? कितनी परचेज की? 4 वाली। अब मेरे पास कितनी होगी? 70 और 50, 363। रेट बताओ क्या हो गया? 3.025। अब 5 तारीख आ गई, 30/5 वाली। अब हो गई 150 और 513। रेट 42। अब क्या हुआ? 6 तारीख को कितनी इशू की गई? 50 बच गई। 0.43 कर देता ना, ठीक हो जाता। मैं 3 कर दूं यहाँ पे 170 हो जाएगा सीधा। वैसे कर दिया आपने, आपको मैंने तो 171 ही रखो, ऐसे डराओ ना मेरे को, ऐसे वो मत दो एक्सप्रेशन। लो मैं कर ही देता हूँ ऐसे, जान बुझे क्यों किसी एक्सप्रेशन खराब किए। ये यही था क्या? अब 7 तारीख को क्या हुआ? कितनी? तो 100 हो गई, 471 रुपए की, 4.71। अब 8 तारीख को कितनी? 424। अब 9 तारीख को, 9 तारीख को क्या हुआ? या तो नॉर्मल मान लो या नॉर्मल मान लो। मैं नॉर्मल मानता हूं पहले। 4 चली गई हैं, 6 रह गई हैं 47 रुपए की। क्या रेट हो गया अब?
और अगर मैं मान लूं अब नॉर्मल, तो 4 चली गई हैं, 4 पे 71 पैसे वाली। नाइनटीन। और इधर 28। कोई डाउट है बच्चों किसी को? वेटेड एवरेज मेथड भी हो गया, लगभग समझो खत्म हो गया। छोटी मोटी बातें रहती है, जैसे मैंने आपको डेंजर लेवल नहीं बताया, जैसे मैंने आपको भी वो नहीं बताया, एक दो फॉर्मूले की जगह छुड़वाई हुई है, करेंगे हम। कंसेप्चुअली लगभग खत्म हो चुका, कंसेप्चुअली लगभग खत्म हो चुका। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग ढंग से रिवाइज करके आएंगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। लेकिन ढंग से रिवाइज जरूर करके आना बच्चों।